बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 और हम स्टडी कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हमने हाइड्रोजनेशन कहा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, उसको स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, इसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन ये पढ़ाऊंगा। तो आगाज करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एंड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। और आज एक और बात ज़हन में बिठा लो कि मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन के ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपको ना मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इस मैकेनिज्म से आगाज करवाऊंगा। लेकिन ना ये मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले ना दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ये मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। डिटेल से हम चैप्टर 9 में जाके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पढ़ेंगे। आज जितनी जरूरत है ना समझने की इलेक्ट्रोफाइल, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास ना जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, अगर आप मीनिंग्स देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, फाइल्स, लविंग, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल दो स्पीशीज विच हैज अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन के लिए तभी अट्रैक्शन होगी जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखती हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब आज के इस लेक्चर की मुनासबत से तीन आपने इलेक्ट्रोफाइल ज़हन में बिठाने। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन H पॉजिटिव, मैं इसे हाइड्रोजन आयन भी कहूंगा, मैं इसे प्रोटॉन भी कहूंगा। H पॉजिटिव, दिस वन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी एक बात, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन दो स्पीशीज इन विच कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड कार्बोकैटाइन। तो मेरे पास ये कार्बोकैटाइन, आपके पास ये मिथाइल कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, टर्शियरी कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन्स दे आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। सिमिलरली हमने फ्री रेडिकल्स पढ़े थे। फ्री रेडिकल्स में जो अल्काइल फ्री रेडिकल, जिनका आज मैं जिक्र करूंगा, अल्काइल फ्री रेडिकल, जैसे मीथाइल फ्री रेडिकल, आपके पास इथाइल फ्री रेडिकल, इस तरह सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल्स, दीज फ्री रेडिकल्स आर आल्सो द इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप फ्री रेडिकल को देखेंगे ना, तो फ्री रेडिकल में ये जो कार्बन है, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो दिस कार्बन एटम इन फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज इन अ सीकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस वन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ऊपर वाली जो दो एग्जांपल आपके सामने, जिसमें आपने हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन की बात की या कार्बोकैटाइन की बात की, उन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपली यानी कैटाइंस यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस और फ्री रेडिकल, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो न्यूक्लियस से आया, फाइल्स लविंग अट्रैक्टिव, यानी दो स्पीशीज विच हैज अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन कौन रखेंगी? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मसलन आपके पास ये अल्कीन है, इथीन है। इथीन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा दूसरा पाई, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने कहते हैं दे आर डिफ्यूज्ड, फैले होते हैं, एंड दे आर अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल इनके लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक कर सकता है। तो चूंकि अल्कीन में ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रखता है, लिहाजा दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स रखने वाली स्पीशीज, they will act as a nucleophile. Similarly, you have the halide ion X minus, I mean fluoride, chloride, bromide, iodide. So due to negative charge, they has
they has attraction for positive, they have attraction for nucleus, so these are also called the nucleophile. यहां दो बातें आ गई, यानी अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन दे आर न्यूक्लियोफाइल, और एनाइन यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा दे आर आल्सो द न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल एन से शुरू होता है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वो भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी एन से शुरू होता है. तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. ये बातें आपने ज़हन में रखनी. आज किस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज किस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन. मैंने एक बात की है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मोस्ट, नॉट ऑल. माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो दिस वन इज अल्कीन, ये मेरे पास है अल्कीन, और इसमें दिस वन इज रिएजेंट. रिएजेंट, इस रिएजेंट के दो हिस्से हैं, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएजेंट है. अब जब रिएक्शन होगा ये इलेक्ट्रोफाइल इधर, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया. तो दिस वन इज एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट. ये मेरे पास, ये मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिखा. अब ये जो रिएजेंट है ये मुख्तलिफ है, यानी अभी हम जो रिएजेंट पढ़ेंगे वो HX है, हाइड्रोजन हैलाइड. हम रिएजेंट पढ़ेंगे HOH, वाटर. हम रिएजेंट आगे चल के और भी कई तरह के रिएजेंट जो है ना, HOX, ये भी हम रिएजेंट पढ़ेंगे. तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट जो अल्कीन में ऐड होते हैं, इनको आज हमारे टारगेट पे ये HX रहेगा. HX में ये जो H है, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, while this X, this one is a nucleophile. ये होगा. तो मैंने इसको ओवरऑल लिख दिया. अब जब रिएक्शन होगा, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है दैट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स. ये 2 स्टेप्स में, स्टेप नंबर 1 क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन टू फॉर्म कार्बोकैटाइन. कार्बोकैटाइन, ये टर्म आज बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे. कार्बोकैटाइन यानी आपने, ये आपके पास रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. हुआ क्या? हुआ ये स्टूडेंट कि ये कार्बन, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है. एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का. लेकिन हुआ क्या? इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया. ये तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए. तो मेरे पास ये क्या बना? मेरे पास ये बना कि कार्बन, ये वाला कार्बन, 2 बॉन्ड हैं, ये वाला और ये वाला 2 बॉन्ड हैं. इस कार्बन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये बॉन्ड बना लिया. अब ये डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड रह गया. ये कार्बन और इसके पास ये 2 बॉन्ड तो हैं. अब एक प्रॉब्लम, वो क्या? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर दिए, लिहाजा इस कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया. यूं इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऐसी स्पीशी जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन. ये कैटाइन प्लस ये जो हिस्सा है रिएजेंट का, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा लेकर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया. अब स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है, दिस वन इज स्लो, ये स्लो है, एंड दिस वन इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. इसमें कार्बोकैटाइन बना. अब नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फास्ट स्टेप. दिस वन इज अ फास्ट इस सेंस में है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो बना, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड हो जाएगा. जब ये ऐड हो जाएगा तो स्टूडेंट आपके पास ये बन जाएगा कार्बन. इस हिस्से को मैं नहीं छेड़ूंगा, नीचे आ गया E, और ये कार्बन जिसने पहले ये 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, और अब ये ऊपर साथ न्यूक्लियोफाइल आ गया. एंड दिस वन इज एडिशन प्रोडक्ट. एडिशन प्रोडक्ट ये आपके पास स्टूडेंट, ये है वो मैकेनिज्म. जब हम HX की बात करते हैं ना, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं, इसमें H, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल. H
H पॉजिटिव, X नेगेटिव, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो पहले H पॉजिटिव यहां ऐड होगा, यानी हाइड्रोजन की जगह H, हाइड्रोजन सॉरी E की जगह पे H, E इलेक्ट्रोफाइल, और यहां इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव है, तो यहां पे और यहां पे Nu की जगह पे X आ गया, हेलाइड आ गया। तो बहरहाल आप इस जो जर्नल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, इसको ज़हन नशीन करेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगले जो आने वाले रिएक्शंस है उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहला आज का रिएक्शन हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू अल्कीन। ये हाइड्रोजन हेलाइड क्या होते हैं जरा देखो ना। हाइड्रोजन हेलाइड, these are HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मैं इसको हाइड्रोजन हेलाइड कह रहा हूं, मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा हूं, मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं कह रहा, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कह रहा। फर्क है। ये जो है ना हाइड्रोजन हेलाइड्स, इसमें जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इस बॉइलिंग पॉइंट इज 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड। चैप्टर नंबर 5 में जाकर हम पढ़ेंगे। और बाकी जो है HCl, HBr, HI, दीज आर गैसेस, ये गैसेस है। तो इसका मतलब है कि द फर्स्ट मेंबर HF दैट इज अ लिक्विड, और बाकी जो है दे आर गैसेस। आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आने चाहिए। दीज आर हाइड्रोजन। अब जब आप इस HCl जो कि गैस है, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, इसका सोल्यूशन बना, और जब वो सोल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। HBr, इसको पानी में डालें, इसका सोल्यूशन बना, जो सोल्यूशन इसका बना दैट इज कॉल्ड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। लेकिन मैं इनको हाइड्रोजन हेलाइड की सेंस में दे रहा हूं। अब इन हाइड्रोजन हेलाइड को हम अल्कीन में ऐड करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आइए देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन के बारे में, अल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हेलाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, और उस एडिशन प्रोडक्ट को हम हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं। ये मेरे पास ना अल्कीन है, दिस वन इज अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज हाइड्रोजन हेलाइड। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये R CH, यहां पे X, और ये CH3 ये आ गया। तो दिस वन इज अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। स्टूडेंट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये जो रिएक्शन है ना, ये दो तरह से हो सकता है। पहला, पासिंग ड्राई गैसियस HX डायरेक्टली थ्रू अल्कीन, इन दैट केस अल्कीन विल एक्ट एज सॉल्वेंट। या दूसरा एक और काम करें, आपको एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज कर लें, जो कि आपके पास एसीटोन हो सकता है, आपके पास वो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ईथर हो सकता है, जो कि HX यानी हाइड्रोजन हेलाइड और अल्कीन दोनों को डिसॉल्व कर सके, और फिर उसमें भी रिएक्शन हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक आप टेक्निक यूज करें, आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करें। द एडिशन प्रोडक्ट आर अल्काइल हेलाइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमारी डिस्कशन का मरकजी नुक्ता रहेगा, और वो ये है कि ये H और X, इन दोनों में से किसने इस कार्बन पे जाना है, किसने इस कार्बन पे जाना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और चीज स्टूडेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, 4 हाइड्रोजन हेलाइड हैं, किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, किसका स्लो, वो जरा देख लें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेरे पास है HI greater than HBr, that is greater than HCl, which is much greater than HF। यानी सबसे जो रिएक्टिव हाइड्रोजन हेलाइड है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये जो ना मैंने लिखा है ना ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज वेरी पैरेलल टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एंड दिस वन इज द वीकेस्ट एसिड। तो अमंग हाइड्रोजन हेलाइड जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसका रेट ऑफ रिएक्शन विद अल्कीन दैट इज आल्सो वेरी फास्ट। क्यों, ऐसा क्यों है, ये हम ना जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये मैं बात क्लियर करूंगा।
स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। मैं ना आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, अल्कीन में से एक एग्जांपल, और मेरे पास एग्जांपल में ये ईथीन है, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एथिलीन। आप कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लें, जब रिएक्शन करवाएंगे दोनों में से एक इस कार्बन के पास एक इस कार्बन के पास, सपोज हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दो तो ये CH3 बना, आप हैलोजन इस कार्बन को दे दो तो इसके साथ हैलोजन अटैच हो गया, और यूं ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल हो गया, और आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो है CH3, एक हाइड्रोजन आने से सिंगल बॉन्ड CH2X, एंड दिस वन इज कॉल्ड इथाइल हैलाइड। दो कार्बन है ना तो हम इसे इथाइल कह देते, इथाइल हैलाइड, दिस वन इज द प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट, हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म वही जो अभी हमने डिस्कस किया, जो मैंने आपको ये जर्नल मैकेनिज्म पढ़ाया, इसको बुनियाद बनाकर मैं आपके साथ इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं। देखो पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय द हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म कार्बोकैटायन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रोटोनेशन। पहली टर्म क्या आ गई, प्रोटोनेशन। माय डियर स्टूडेंट, प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ये H पॉजिटिव को ना हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में आपने प्रोटॉन को ऐड करना है, कहां पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। ये प्रोटॉन मिलेगा कहां से, ये हाइड्रोजन हैलाइड से मिलेगा। ये हाइड्रोजन हैलाइड है, इसका ये वाला हिस्सा यानी H पॉजिटिव प्रोटॉन, इसको हमने इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ऐड करवाना। जब ऐड करवाएंगे द प्रोडक्ट इज कार्बोकैटायन, तो आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे स्टूडेंट, हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से बना। अब क्या होगा कि ये वाला जो आपके पास रिएजेंट है, इसका वाला ये हिस्सा, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आ गई, कार्बन, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हैं, ये 2 हाइड्रोजन तो हैं। अब ये इसके साथ ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एडिशन हो गई। अब दूसरी तरफ इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो हैं, ये वाले 1 और 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया बॉन्ड बनाने में। अब इस कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने क्या कहा कि वो स्पीशीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये जो हैलोजन है, जब ये हाइड्रोजन इसका कार्बन से बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये आपके पास X माइनस, दिस वन इज हैलाइड आयन, ये हैलाइड आयन। इस रिएक्शन को आप ना कई तरह से डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप ना लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ें तो प्रोटॉन डोनर स्पीशी दैट इज कॉल्ड एसिड। अब इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो HX है, इसने प्रोटॉन दिया, तो जिसने प्रोटॉन दिया दैट इज एसिड। और दूसरी बात, जिसने प्रोटॉन लिया, इसने प्रोटॉन लिया, ये वाला प्रोटॉन H पॉजिटिव, ये जिसने प्रोटॉन लिया दैट इज अ बेस, ये बेस है। इसी तरह ये वाला जो एसिड है, प्रोटॉन देने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और स्टूडेंट इस तरह ये जो कार्बोकैटायन है, दिस वन इज कॉन्जुगेट एसिड। किसका कॉन्जुगेट एसिड? इसका, इस बेस का। एक और भी चीज, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात की। एक बात स्टूडेंट ज़हन में बिठाना, हमेशा याद रखना कि हर इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल इंवॉल्व होता है। एवरी इलेक्ट्रोफाइल इन अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या हुआ, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, इनका आपस में रिएक्शन हुआ और आपके पास ये बना। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। अहम बात, ये स्लो है, स्लो रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो इसका मतलब है यही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिफाइन करेगा। इसमें आपके पास क्या बन रहा है? कार्बोकैटाइन बन रहा है। अब कार्बोकैटाइन, मीथाइल, इथाइल, आई एम सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये जो मुख्तलिफ किस्म के कार्बोकैटाइन हैं, इनकी स्टेबिलिटी हमें बताती है कि इस रिएक्शन की, इस स्टेप की स्पीड क्या होगी। अब जितना कार्बोकैटाइन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उतने इस रिएक्शन की स्पीड, उसका रेट ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला जो है, इसका रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। अब याद रखना, अगर ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन होगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन होगा तो रिएक्शन कर दे फास्ट होगा, और अगर ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा होगा। वजह ये है, वेरी सिंपल पॉइंट, क्या, अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज हाईली स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और मिथाइल कार्बोकैटाइन सबसे अनस्टेबल। तो जितना कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उतना इस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। आई मीन दूसरे स्टेप में आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, उतनी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी, उतनी यील्ड ज्यादा आएगी। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसी नुक्ते की बुनियाद पर आगे हमने डिस्कशन कर दी। सेकंड वन इज द अटैक ऑफ हेलाइडाइन। वो जो बना हेलाइडाइन, ये हेलाइडाइन इस पे अटैक करेगा और हेलाइडाइन अपने आप को इस कार्बन के साथ जोड़ लेगा। ये हेलाइडाइन यहां पे आ गया। अब दिस वन इज अ फास्ट रिएक्शन। अब जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। अब यहां ये न्यूक्लियोफाइल और ये, अब दोनों रिएक्शन में देख लें कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होगा डेफिनेटली उस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी होगा। इस तरह आपके पास ये प्रोडक्ट बना। ये जो मैंने बातें आपको स्टूडेंट बताई ना, ये बहुत सिंपल हैं। इसमें हमने इथीन को लिया, हमारे पास एक टॉपिक आ गया मार्कोनिकोव्स रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, हद मुक गई जी, बहुत बहुत अहम। मार्कोनिकोव्स रूल, पहले रूल पढ़े फिर हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस करते हैं। रूल है स्टूडेंट, in the addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, आप काम क्या कर रहे हैं, आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं। रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, goes to that carbon constituting the double bond, यानी वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रही हो, which has least number of हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा। यानी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड एंड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास, और नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। Markovnikov rule. This rule was introduced in 1869 by a Russian chemist, और उसका नाम था व्लादिमीर मार्कोनिकोव, व्लादिमीर मार्कोनिकोव उसका नाम।
अब ये ना मार्क बाज बुक्स में यहाँ W लिखा होता है, बाज में यहाँ V लिखा हुआ है, तो ज्यादातर में ना V ही यूज होता है। मार्कोनिकोव, व्लादिमीर ही वाज रशियन केमिस्ट, 1869 में उसने ये रूल दिया था। ये रूल कहां, पहली दो बातें समझने वाली, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल, ये तब अप्लाई होता है जब आपके पास रिएजेंट अनसिमेट्रिकल हो। जरा इसको तो देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये रिएजेंट्स हैं, ये H2, Cl2, HX, HOH, मैं इनकी बात करता हूं। इनमें सिमेट्रिकल कौन है, अनसिमेट्रिकल कौन है? अगर आप पहले दो देखेंगे ना, दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल H बॉन्ड H, H2 मालिक्यूल, it can be divided into two equal parts. This one is symmetrical. आप Cl2 की बात कर लो, Cl2, Br2, F2I2, these are also symmetrical. तो इसका मतलब है जब रिएजेंट सिमेट्रिकल होगा, वो अल्कीन में ऐड होगा, वहां मार्कोनिकोव रूल का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। नीचे वाले आप देखें, HX, this one is unsymmetrical reagent. Water, that is unsymmetrical reagent. तो इसका मतलब है जब हम हाइड्रोजन हिलाइड की अल्कीन में एडिशन को स्टडी करेंगे, तो ये वाले जो हैं हाइड्रोजन हिलाइड या वाटर, दीज आर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सिमिलरली अब आप ना अल्कीन की तरफ आ जाएं, अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल कौन से होते हैं? एक सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं, जरा सेंटेंस देखें स्टूडेंट। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एन अल्कीन इन विच द two carbons of the double bonds are not equivalently substituted, that is called unsymmetrical alkene. मसलन मेरे पास ये एक एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन एक R। अब दोनों डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन, एक तरफ दोनों हाइड्रोजन, एक तरफ दोनों हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन और R, ये अनसिमेट्रिकल है। अब दूसरी एग्जांपल ये आपके पास आ गई, ये एक तरफ दोनों हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दोनों अल्काइल ग्रुप, दिस वन, दोनों कार्बन इक्विवेलेंटली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, दिस वन इज आल्सो अनसिमेट्रिकल। ये तीसरी एग्जांपल भी देख लें, एक तरफ हाइड्रोजन और अल्काइल और दूसरी तरफ दोनों अल्काइल, यानी दोनों कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे नहीं है, दिस वन इज आल्सो अनसिमेट्रिकल। मैं एक बात क्लियर करूं, मैं मजीद इसको क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट। ये मेरे पास ईथीन है, ईथीन, C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ दोनों, यानी दोनों डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन दोनों इक्विवेलेंटली सब्स्टिट्यूटेड हैं, दिस वन इज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एग्जांपल सारी बातें क्लियर करेगी स्टूडेंट। दिस वन इज 2-पेंटीन। जरा मुझे बताओ, क्या 2-पेंटीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? ये आपका इम्तिहान है, बोलो। हां, अगर आप ना जो मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन की डेफिनेशन लिखी है ना, अगर आप उस डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो फिर आप इसको आंसर करेंगे। अब इसमें देखें, ये 2-पेंटीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब इनके साथ कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? मैंने ये नहीं कहा कि दोनों तरफ दोनों, मैंने कहा कि इज नॉट इक्विवेलेंटली सब्स्टिट्यूटेड। अब एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, एक तरफ अल्काइल ग्रुप, अब अल्काइल कौन सा है? इससे में कोई गर्ज नहीं, इससे में कोई गर्ज नहीं। अब आप देखें, मार्कोनिकोव रूल कब अप्लाई नहीं हुआ? आप इथीन में HBr ऐड करवाएं, यहां मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? यहां आपके पास जो रिएजेंट है ये तो है अनसिमेट्रिकल, लेकिन आपके पास जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। मार्कोनिकोव रूल कहां अप्लाई होगा? जहां दोनों रिएजेंट भी अल्कीन भी दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे, वहां मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। और जब मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा तो हमने क्या कहना है? हमने कहना है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, HX में नेगेटिव पार्ट कौन है? X, पॉजिटिव पार्ट कौन है? H। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, आई मीन X की बात हो रही है, हेलाइड की बात होगी, हेलोजन की बात हो रही है, goes to that carbon constituting doublet which have least number. वेरी सिंपल। आपके पास ना माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी ये आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास आ गई C डबल बॉन्ड C,
एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ 1 हाइड्रोजन, 1 R है, अल्काइल है, ये अनसिमेट्रिकल है, प्लस HX। अब जरा मुझे बताओ, X किस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड बनाने वाले किस कार्बन के पास, और H किसके पास? H उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और X उसके पास जाएगा कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये बात समझ आई तो मुझे जरा बताइएगा, ये वाला जो मेरे पास है जिसमें ये एक और अल्कीन आ गया, इसमें ये कार्बन के, एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन हैं, दूसरी कार्बन के साथ दोनों अल्काइल हैं। बताओ HX में से H किधर जाएगा, X किधर जाएगा? साफ जरा H उधर जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और X उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम। एक मैं आपको फार्मूला बताऊं, एक सेंटेंस जेन में बिठाओ। सेंटेंस क्या है? द रिच गेट रिचर, अमीर मजीद, हम कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है। आज एक और बात जेन में बिठा लो, आज ये जेन में बिठा लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को खींचता है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो कार्बन HX में से वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो HX में से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगी, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे X उसके पास जाएगा। दिस वन इज मार्कोनिकोफ रूल। अगर आपको ये बात समझ आई है ना, तो मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, आइए जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, पहली जो एग्जांपल है ना, इसमें ये है प्रोपीन। दिस वन इज अनसिमेट्रिकल। व्हाई दिस वन इज अनसिमेट्रिकल? वेरी सिंपल, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ अगर दोनों हाइड्रोजन होते तो दोनों कार्बन इक्विवेलेंटली सब्स्टिट्यूटेड होते, लेकिन इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, यानी बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन आर नॉट इक्विवेलेंटली सब्स्टिट्यूटेड, सो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल, एंड दिस HBr, दिस वन इज आल्सो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसमें ऐड करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? मैं दोनों ऑप्शन डिस्कस कर लेता हूं। देखो पहली बात क्या है, मैं कहता हूं कि जनाब, पहला पॉइंट मैं कहता हूं कि जनाब ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास गया, ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन के पास। तो मेरे पास अगर ऐसा हो तो मेरे पास वाला क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा CH3, वैसे ही लिखें CH3, और ये CH है, एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये हो गया CH2। अब ये CH2 है, इसके साथ ये Br लग गया, तो ये आ गया जी CH2 और आगे Br। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 पे Br है, ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। क्या कहता है? वो कहता है कि ये 2 कार्बन है ना जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा? इसके पास है, 2 हैं हाइड्रोजन, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन खींचता है, द रिच गेट रिचर, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, पैसे को पैसा खींचता है। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है ये हाइड्रोजन उसके पास गया, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है ये Br उसके पास गया। तो अगर ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट मेरे पास ये बना, यानी CH3 इसका कोई लेन देन नहीं है इस काम में, ये CH, अब ये Br इसके पास चला गया, ये Br इसके पास, और ये वाला आ गया आपके पास CH3। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, दिस वन इज कॉल्ड मार्कोनिकोव एडिशन। ये कल आएगी नीचे वाली मार्कोनिकोव्स एडिशन, तो फिर ऊपर वाली क्या है? दैट इज एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, हम उसे एंटी मार्कोनिक, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में हमारे पास ये बना, और मार्कोनिकोव में व्हाट इज दिस? दिस वन इज 1 2 3, दिस वन इज 2 ब्रोमो प्रोपेन,
2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखें, दिस वन इज लिटिल फॉर्म्ड, लिटिल प्रोड्यूस्ड, लिटिल फॉर्म्ड, दोनों में से जो मर्जी लिख लें। और दिस वन इज एक्चुअल प्रोडक्ट, ये आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट आया। माय डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट अल्कीन। दिस वन इज, दो नाम है इसके, एक तो है 2 मिथाइल प्रोपीन, हम इसे आइसोब्यूटाइलीन भी पढ़ के आए, दोनों नाम आपको आने चाहिए। ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो नजर आ रहा है, इसका इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों कार्बन इक्विवेलेंटली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। सो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल एंड दिस वन इज आल्सो अनसिमेट्रिकल। अब अगर हम देखें ना जनरल दो पैटर्न, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाए, ब्रोमीन इस कार्बन के पास जाए, जो मार्कोनिकोव नहीं कहता, तो फिर आपके पास क्या बनेगा? आपके पास स्टूडेंट ये आ गया कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन आपने ऐड करवाया, इस कार्बन के साथ ना आगे 2 और मिथाइल ग्रुप है, एक ये वाला और ये, और दूसरी तरफ आपके पास ये, इसके साथ आपके पास आगे ब्रोमीन आ गया, ये तो ये आपके पास आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये मैं इसका ना कॉमन नेम लिख रहा हूं, वैसे अगर आप देखेंगे 1 2 3, 2 पे मिथाइल 1 पे ब्रोमो, तो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर आप मार्कोनी क्या कहता है? मार्कोनी कोफ के मुताबिक ये 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन को खींचता है, और ब्रोमीन स्टूडेंट इसके पास, दिस वन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। और ये मेरे पास बन गया कार्बन, इसको आपने इसके साथ एक तरफ CH3, ये CH3, इस पे Br, और ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये आपके पास बन गया CH3। दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब एक्चुअली बनता कौन है? दिस वन इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, दिस वन इज एक्चुअल प्रोडक्ट, दिस वन इज little formed, you may say this one is minor product, this one is major product। स्टूडेंट, इतना जो मैंने आपको समझाया ना, ये हमारी टेक्स्ट बुक की जरूरत है, बात आगे भी है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये इस कार्बन पे जाता है, इस पे क्यों नहीं जाता? और ये ब्रोमीन इस पे जा रहा है, इस पे क्यों नहीं जाता? यानी ये क्यों बना, ये क्यों नहीं बना? ये आपको तब ही समझ आएगी अगर आप मैकेनिज्म को आप डीपली डिस्कस करें। तो मैं आपको ना ये पॉइंट्स और उनसे रेलेवेंट एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, मैं उनको डिस्कस करवाता हूं। स्टूडेंट, मैं यहां पे आपको ना सबसे पहले कार्बोकैटाइन और फिर उनकी स्टेबिलिटी ये जरा समझाना चाहता हूं। ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन, अच्छा हम इसे प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर है जो प्राइमरी कार्बन है, और ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, इसमें पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है। इस तरह ये टर्शरी कार्बोकैटाइन, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शरी कार्बन पर है। अगर मैं इन तीनों का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखूं ना, तो टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है मैकेनिज्म में, हमने एक चीज बड़ी क्लियर कि ये जो एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन ये 2 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और उसमें कार्बोकैटाइन बनता है। ये बात ध्यान में रखिए। अब अगर कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा, टर्शरी होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा, तेजी से बनेगा, और इस तरह आपके पास एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन ये फास्ट रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी होगा
तो आपके पास यील्ड कम आएगी, प्राइमरी कार्बोकैटायन की सूरत में यील्ड कम आएगी। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जरा देखें, मेरे पास ये प्रोपीन है, प्रोपीन, मैं इसके दोनों स्टेप्स आपके साथ शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, प्रोपीन, इसका आप HBr से रिएक्शन करवाएं। अब इसमें मैं ना इसके ऊपर प्रोपीन के ऊपर कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, आप काम ये करें, आप ना ये जो कार्बन नंबर 2 जिसके पास एक हाइड्रोजन है, आप इसको HBr में से ये प्रोटॉन उसको दे दें। जब आप उसको प्रोटॉन देंगे तो कार्बन नंबर 1 इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये प्राइमरी कार्बन है, और यूं आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन अगर हम मार्कोनिकोव रूल उसको फॉलो करें तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि ये HBr में से जो H है, जो प्रोटॉन है, ये हम कार्बन नंबर 1 को देते हैं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 कार्बन है। अब जब आप इसको देंगे तो अब आपके पास ये जो कार्बन नंबर 2 है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यूं आपके पास ये जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब 2 कार्बोकैटायन बन गए। दिस वन इज स्टेप नंबर 1। पहले केस में प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरे केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब आप जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसका मतलब है ये जो मार्कोनिकोव एडिशन हो रही है ये फास्ट होगी क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, और वो जो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो रही है वो स्लो होगा क्योंकि उसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन, और इस तरह ये दोनों फिर ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन बहुत कम बनेगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन बहुत ज्यादा बनेगा, एंड दिस वन इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकैटायन दैट डिसाइड द यील्ड, दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो बताती है। आप ना अगर आप इसका ना ये फ्री एनर्जी डायग्राम उसको देखेंगे तो यहां भी बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि अगर आप मार्कोनिकोव रूल उस एडिशन उस रूट को फॉलो करें तो आपके पास ये लो फ्री एनर्जी इस पे आपके पास ये बन रहा है, और अगर आप इसको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में लें जिसमें आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बना तो उसकी फ्री एनर्जी डायग्राम बता रही है कि उसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। मैं बात को मजीद क्लियर करता हूं। स्टूडेंट, आपके पास ये 2 मिथाइल प्रोपीन है जिसे हम आइसोब्यूटाइलीन भी कहते हैं। अब इसमें भी आप देखें, आप ना इन कार्बन की नंबरिंग कर लें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ये कार्बन नंबर 2 जो है ये इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, और कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन। पहले आप एंटी मार्कोनिकोव रूल चले। जब आप एंटी मार्कोनिकोव जाएंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, आप ना कार्बन नंबर 2 इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे, और यूं कार्बन नंबर 1 जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर आप मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप HBr इसका जो H है यानी प्रोटॉन है वो आप कार्बन नंबर 1 के साथ ऐड करवाएंगे। जब यहां ऐड करवाएंगे तो ये कार्बन नंबर 2 विच इज एक्चुअली द टर्शरी कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड यू विल गेट द टर्शरी कार्बोकैटायन। अब इस केस में you have a primary carbocation and you have a tertiary carbocation, and you know tertiary carbocation is much stable than primary. So ये जो आपके पास tertiary जो ये आपके पास मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट बनेगा that is tertiary butyl bromide, it will be in large amount, it will be the major product। और ये जो आपके पास दूसरा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दिस वन इज वेरी माइन्यूट, ना होने के बराबर। ये था स्टूडेंट जितना मैंने आपको मार्कोनिकोव रूल पढ़ाया, अगर मैं सारे को एक सेंटेंस और जो मैकेनिज्म आपको समझाया, अगर मैं सारे को एक सेंटेंस में समराइज करूं, ये सेंटेंस इसकी कोई कीमत नहीं है। जरा सेंटेंस सुने। मैंने कहा कि व्हेन द अल्काइल is added to alkene, the protonation of double bond favors in the direction which form the stable carbocation।
ये सेंटेंस पूरे मार्कोनिकोफ रूल उसको डिफाइन कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। दिस वन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, और दिस वन इज आल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट। एक पॉइंट जरा समझना स्टूडेंट, 1933 से पहले साइंटिस्ट जो है ना, वो जो प्रोडक्ट हासिल होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोअल्कीन, उसके बारे में वेरी मच कंफ्यूज थे। मसलन मेरे पास ये प्रोपीन है, HBr ऐड करें, 1 ब्रोमोप्रोपीन बना, 2 ब्रोमोप्रोपीन बना। अब 2 ब्रोमोप्रोपीन, दिस वन इज द मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट, 1 ब्रोमोप्रोपीन दैट इज अगेंस्ट दैट इज एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। अब हुआ क्या कि एक जगह पे एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन हुई, प्रोपीन का HBr से रिएक्शन करवाया, वहां पे मार्कोनिकोफ एडिशन हुई। वो उन्हीं कंडीशन के तहत एक और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन की गई, वहां पे 1 ब्रोमोप्रोपीन बना, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन हुई। यहां तक भी हुआ कि एक साइंटिस्ट ने डिफरेंट ओकेजन पर सेम कंडीशन के तहत रिएक्शन करवाया, कभी रिजल्ट मार्कोनिकोफ एडिशन के मुताबिक आया, कभी रिजल्ट एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन के मुताबिक। माय डियर स्टूडेंट, द मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड in 1933 by the research of 2 scientists, that is M.S. Kharash and F.R. Mew। खराश और म्यू, इन दोनों की रिसर्च ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक्चुअली जब ये आप रिएक्शन करवाते हैं ना, उस दौरान इसके अंदर पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनके इन्वॉल्व होने की वजह से आपके पास एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन हो रही है। ये पेरोक्साइड क्या है, ROOR, दिस वन इज पेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड क्या है, R बॉन्ड O H। ये कहां से आ गए माय डियर स्टूडेंट, पेरोक्साइड आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन द अल्कीन। जब अल्कीन वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, पेरोक्साइड और फिर हाइड्रोपेरोक्साइड बनता जाता है। अगर पेरोक्साइड और हाइड्रोपेरोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं, HBr का प्रोपीन से रिएक्शन करवाएं, ये मेरे पास इक्वेशन है, प्रोपीन प्लस HBr, एरो के ऊपर आपके पास पेरोक्साइड है, द प्रोडक्ट इज 1 ब्रोमोप्रोपीन, दिस इज एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन। लेकिन अगर आप प्रोपीन प्लस HBr इन नो पेरोक्साइड, you will get 2 bromopropene, that is मार्कोनिकोफ एडिशन। अब मैं एक और पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। मैं हर एग्जांपल में HBr ही दिए जा रहा हूं। HBr को मैंने लिया, मैंने एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन का जिक्र किया। ओ भाई HF, HCl, HI वो कहां गए? स्टूडेंट याद रखना कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड HR do not give anti markonikov addition even in the presence of peroxide। ये सिर्फ और सिर्फ HBr एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन देता है। चलते चलते ना मैं आपको जरा ये एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन जो है ना, इसका मैं आपको मैकेनिज्म भी तेजी से समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें कार्बोकैटायन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन वो स्टेप्स इन्वॉल्व है। यानी मार्कोनिकोफ वो 2 स्टेप में, कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, दिस टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहला क्या होता है, ये जो आपके पास पेरोक्साइड है ना, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वेरी वीक, थोड़ी सी हीट मिलने पर ये होमोलिटिकली फिशन होती है और आपके पास ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बने। ये जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है, ये HBr में से H उसको मिलाकर ROH बन गया और बाकी जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। माय डियर स्टूडेंट, ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है। ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, उसमें जो पाई बॉन्ड है उसकी होमोलिटिक फिशन होगी और ये उसके साथ उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो दूसरा कार्बन है, दैट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास फ्री रेडिकल बना। अब यही फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव, ये एक और HBr से रिएक्शन करता है और ये फ्री रेडिकल उस HBr से H, आई मीन प्रोटॉन, वो ले लेता है।
आपके पास एक और उसे ना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल लेता है, इस तरह आपके पास एक और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर एक और अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और यूं ये रिएक्शन प्रोपागेट करता जाता है तब तक जब तक ये ब्रोमीन के साथ मिलकर Br2 ना बनाए। ये दिस वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन इसको पढ़ा, मैंने फिर आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अल्कीन इसको पढ़ाया, हमने मार्कोनिकोव रूल को पढ़ा और कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई वो जो आपको एंटी टेस्ट वगैरह में बहुत काम आती हैं। और मार्कोनिकोव रूल इसको कंसेप्चुअली समझने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से बातें की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।